प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कुछ ट्रिक हमने बताया था। 5 ट्रिकों में से एक ट्रिक हम लोगों ने जाना था। दूसरा ट्रिक हमें जानना था विस्थापन विधि। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं दूसरे नंबर प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि जो है आप लोग के बुक के माध्यम से बहुत ही सरल है, बस समझना है। समझने के बाद आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इंग्लिश नाम हमने लिखवा दिया, इसलिए आप लोग को इंग्लिश नाम नहीं लिखवाएंगे। इसमें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कार्यकारी नियम लिख लीजिए, माने कार्य करने का तरीका क्या है। ठीक है। ए नंबर में आप लोग लिखिए, दिए गए पहले समीकरण से दिए गए पहले समीकरण से x का मान y के पद में या y का मान x के पद में निकाला जाता है। ठीक है। बी नंबर आप लोग लिखिए। देखिए, हम जब भी अगर कोई भी विषय सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। काम के बदले काम और बात के बदले बात। बी नंबर लिखते हैं, पहले समीकरण से निकले एक चर का मान पहले समीकरण से निकले एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर दूसरे समीकरण में रखकर हल किया जाता है। ठीक है, जिससे एक चर का मान ज्ञात हो जाता है। हम कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं लिखवा कर ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कितने बच्चों को बोलने पर नहीं पकड़ में आती है। थोड़ा सा समय हमारे क्लास में लगता है, लेकिन दिमाग में बैठने वाली बात होती है। क्या चर का मान ज्ञात चर का मान पहले स्टेप से निकले संबंध में रखकर निकले संबंध में रखकर दूसरे चरण का मान निकाल लिया जाता है। दूसरे चरण का मान निकाल लिया जाता है।
ठीक है, एक एक्सरसाइज हम लेंगे और उसी एक्सरसाइज को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि जो है किस तरह से बनता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं सवाल पे। चलिए प्रतिस्थापन विधि से एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। टू एक्स प्लस 3y बराबर 5, 3x माइनस y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए हल करते हैं। टू एक्स प्लस 3y बराबर 5। 2x को हम इधर रहने देते हैं, 2x सेम टू सेम इधर रह गया और ये 5 माइनस 3y आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा और x इधर ही रह जाएगा, यानी कि x बराबर 5 माइनस 3y बाई 2, यानी कि हमारा x बराबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, पहला समीकरण के रूप में हो जाएगा। समीकरण ही हमको दर्शाना है और दूसरा समीकरण हमारा खुद दिया हुआ है 3x माइनस y बराबर 2। ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देना है। इसी तरह आप लोग को सवाल में भी बनाना है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर मैं जैसे जैसे ये सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे ही सवाल आप लोग बुक में भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बुक का एकदम सेम टू सेम। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 वो है और समीकरण 2 ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और x दिया है, ये वाले समीकरण को इसमें सजाना है। ठीक है, तो 3 और x दिया है और x का मान हमारा निकला हुआ है कितना, 5 माइनस 3y बाई 2 निकला है और माइनस y है, इसमें y लिख दी और बराबर जो संख्या है क्या है इधर, 2 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15, फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 9y, कैसे 3 3 जा 9, और इसके बाद जब 3 में और y में गुणा करेंगे, सॉरी y में नहीं 2 से और y में गुणा करेंगे तो सिर्फ 2y होगा। अब देखिए 2y से कैसे गुणा हुआ, ध्यान दीजिएगा, बराबर नहीं, बराबर के उस पार नहीं करेंगे। ये नीचे है, अगर जब भी ये इधर आता है कोई संख्या और इधर कोई संख्या रहती है तो जब इधर जाती है अगर इस तरह साधारण रूप में रहेगी तो ऊपर सीधे गुणे के रूप में चली जाती है। लेकिन अगर वही बट्टे में रहे, बट्टे में जैसे कि, तो ये सीधे कहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 से और माइनस y में मल्टीप्लाई करें तो 2y प्राप्त हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा
9 और 2 कितना होता है? 11 होता है। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर भी ये क्या है? चर पद है और यहाँ पर भी चर पद है, यानी कि ये दोनों को सेम बराबरी हो रही है, तो हम सेम दोनों को क्या कर देंगे? सेम कर देंगे, यानी कि 15 प्लस 11 y बराबर 2। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और ये जो 2 था, कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? हाँ, ये देखिए माइनस माइनस प्लस तो होता ही है, लेकिन जिसका मान ज़्यादा होता है उसका नाम रखते हैं। ये हो गया। रुकिए 1 मिनट। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा एक 2 छूट गया था नीचे जो है। अब ये वाला 2 सीधे डायरेक्ट इधर आ गया, तो ये हमारा संख्या जो है 15 माइनस 11 y बराबर 2 दूनी के 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे, इसको सरल तरीका से बनाएंगे। जब 15 माइनस 11 y बराबर 4 है, तो सिर्फ हम माइनस 11 y को इधर ही रख देते हैं और उस संख्या को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, या हम ऐसे न करके ऐसे कर देते हैं, 15 को वहीं रहने दिया जाए और 4 को बल इधर ला दिया जाए और माइनस को प्लस में बदल दिया जाए। ये भी किया जा सकता है। ये वाली संख्या को उधर कर देना है और उधर वाली संख्या को इधर कर देना है। जहाँ पर मैं तीर का निशान दिया हूँ उससे नया जनरेशन चालू होता है। मैंने यहाँ से यहाँ तक के बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक क्रिया हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक क्रिया हुआ, ऐसे समझिएगा। आगे जब हम चलते हैं तो 15 में से 4 निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 11 प्राप्त होगा। 11 बराबर 11 y होगा ना, है नु? जब हम y बराबर लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 11/11 प्राप्त होगा, यानी कि 11 है कम 11, यानी कि जो संख्या है हमारा y बराबर कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हो गया हमारा y बराबर। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान हम रखेंगे। हमें y का मान नहीं पता था, इसीलिए उस तरह हुआ था। अब y का मान जब हमें पता हो गया तो रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? 1 जो समीकरण हमारा क्या है? 5, पहले समीकरण लिखते रहते हैं, 5 माइनस 3y बाई 2। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 गुणे 1 होगा और बटा में 2 होगा, तो ये 3 एकम 3, यानी कि 5 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा? 2 बटे तो 2 एकम, यानी कि हमारा जो संख्या है x बराबर, ये हमारा x बराबर न था, हमारा x बराबर भी संख्या कितना प्राप्त हुआ? 1। यानी कहने का मतलब है x बराबर 1, y बराबर 1 प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये हमारा जो था प्रतिस्थापन विधि था। फिर से एक बार, 2 ठो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। ये समीकरण को संतुलित नहीं किया, इस समीकरण को संतुलित करना है। तो 2x प्लस 3y बराबर 5 होता है। 2x को अगर इधर ही रहने देते हैं तो 5 में से 3y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब x बराबर सिर्फ x को हम यहाँ पर रहने देते हैं तो ये जो इधर का जो संख्या था 2 वो नीचे चला जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हमारा खुद दिया हुआ है कि 3x माइनस y बराबर 2, तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दिए हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण ये है, 3x है, 3 लिख दिए और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? तो 5 माइनस 3y बाई 2, और माइनस वहाँ पर y है तो माइनस y रख दिए, बराबर दोनों का संख्या 2 है तो कर दिए। अब इसमें गुणा किए और इन दोनों में गुणा करने के बाद इसमें गुणा किए और बटे में 2 प्राप्त हुआ। जब बटे में 2 प्राप्त हुआ तो ये वाला जो संख्या है इधर चला गया, तो 2 दूनी का यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये वाला संख्या सेम टू सेम है। तो ये देखिए 4 और 4 दोनों सेम मिल रहे हैं, तो 9 2 11 है, माइनस 11 हो जाएगा, और ये 15 में से 11 हमने घटाया तो कितना बचा? यहाँ पर देखिए 11 बचा है, 11 बराबर 11y, तो y बराबर 11 बटे 11, यानी कि 1, y बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ।
अब y बराबर समीकरण ए में एक में 1 रखने पर तो जहाँ y है वहाँ 1 लिख कर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी जब कटाएंगे तो हमारा एक ही संख्या प्राप्त होगा। इसी तरह आप लोग के बुक में जितना भी वो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि वाला वो सेम टू सेम इसी तरह बनने वाला है। ये दूसरा ट्रिक है। समझ में आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा तुलनात्मक विधि, थोड़ा इरेज कर ले। तीसरा नंबर हमारा आता है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। माता जी थोड़ा आराम से बोलिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ कार्यकारी नियम हैं, आप लोग इसको भी लिख लीजिए कार्यकारी नियम को। माने इस पे लागू होने वाले शर्तें जो होती हैं वो है, पहला है दिए गए पहले समीकरण से x का मान दिए गए समीकरण से x का मान y के पद में y के पद में या y का मान x के पद में, ठीक है, निकाला जाता है। ये जो बातें मैं लिखवा रहा हूं नोट, इसको आप पढ़िए तब इसके बाद क्वेश्चन पे जाइएगा। ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताता है और क्वेश्चन वहाँ पे बनाकर दर्शाता है। नंबर 2 में चलते हैं। पहले समीकरण से जिस चर का मान निकाला जाता है पहले समीकरण से जिस चर का मान निकाला जाता है दूसरे समीकरण से भी उसी चर का मान निकाला जाता है। दूसरे समीकरण से भी उसी चर का मान निकाला जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर बातें हैं दोनों से प्राप्त परिणामों को दोनों से प्राप्त परिणाम को बराबर कर हल कर दिया जाता है। हल कर दिया जाता है, ठीक है, जिसे किसी एक चर का मान प्राप्त होता है। एक चर का मान प्राप्त होता है और एक लास्ट चौथा है इंट्रो प्राप्त मान को किसी एक समीकरण में रखकर प्राप्त मान के किसी एक
प्राप्त मान के किसी एक समीकरण को यहाँ पे कर दीजिए। किसी एक समीकरण को या समीकरण में रख कर हल कर लेते हैं। हल कर लेते हैं तो दूसरे चर का भी मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 4 इंट्रो था इसका। अब एक फिर इसके बदले में भी एक उदाहरण लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। तुलनात्मक विधि से उदाहरण कैसे बनाएंगे इसको आप लोग नोट कर ले, इसके बाद मैं फिर उसको बनाऊंगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 3x + y = 1। ओके, वन 11 एंड दूसरा है 2x - y = 4 को तुलनात्मक विधि से हल करना है। ठीक है, इसी विधि से हल करना है। कैसे करेंगे तो यहाँ पर लेंगे हम सबसे पहले समीकरण से स्टार्ट करेंगे। पहला समीकरण इसमें कौन है पता है? पहला समीकरण ये है और ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण से 3x + y = 11, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y = 11 - 3x प्राप्त होगा। इतना प्राप्त होने के बाद जो हमारी संख्या है, अब जो है दूसरे समीकरण से यहाँ पर ले लेंगे। दूसरे समीकरण से, दूसरा समीकरण क्या है? 2x - y = 4, तो इसको भी कर देंगे हम यहाँ पर y = 4 - 2x। यही होगा, बोलिए आप लोग। ये हम इसको सजा लेते हैं। अगर हम -3x यहाँ पर ये जो है संख्या को माइनस न करके प्लस कर दिया है। आप लोग बस मुंह तक टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ये जो संख्या है सिर्फ माइनस को जो है वही छोड़ दिया है और इसको जो है 11 को इधर कर दिया है, वही संख्या दर्शाया है। मिला लेते हैं एक बार। नहीं, ये तो ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है। इसमें कुछ गड़बड़ेशन हो रहा है क्या? एक बार फिर मिला लेते हैं। ये प्लस है तो हम अगर y = यहीं रहने देते हैं, सॉरी इस तरह कर दिया है। 2x - 4 = y, तो y = x, हाँ 2x - 4, ये हमारा क्या हुआ? दूसरा समीकरण हो गया। अब जो है यहीं पे समझना है समीकरण 1 तथा 2 से।
उसमें हम क्या किए थे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखे थे, और इस विधि में 1 और 2 दोनों से कर रहे हैं हम लोग। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। यानी कि जब इसको हम दोनों से करेंगे 11 - 3x बराबर 2x - 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2x - 3x बराबर -11 और -4। कैसे? 2x है, इसको इधर कर दिए हैं तो प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है कि चर को चर में और अचर को अचर से मिलाना है, बस कुछ नहीं करना है साधारण रूप से। तो इस चर को इसमें मिलाए हैं, अचर को अचर मिलाए हैं। जब इधर से उधर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता ही है, माइनस माइनस प्लस होता ही है। तो ये क्रिया हम लोग करने के बाद आगे जब बढ़ेंगे, इधर आगे हम ले लेते हैं, ये छोड़िए यहीं ले लिया जाए। जब इस क्रिया को हम करेंगे तो हमें प्राप्त हो क्या होगा, -5x बराबर -15। कैसे? ये 3 और 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहेगा, 5x हो जाएगा। और 11 और ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11 और 4 जोड़ेंगे तो 15 होगा, और माइनस का जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए माइनस का चिन्ह भी दे दिया जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ x बराबर हम बाहर कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा -15/-5। माइनस है ये ख़त्म, और 5 3 जा, यानी कि x बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब x बराबर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब 1 जो है तो हमारा क्या था, y बराबर 11 - 3 क्या था, x था ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे y बराबर को, तो 11 - 3 गुणे 3 तो तितिरी के 9, यानी कि y बराबर 11 - 9 बराबर कितना बचा, 2 बचा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3 और y बराबर 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जब ग्राफीय विधि कहेगा तो समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो सवालें हैं इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। इसमें पहले समीकरण को जब हम सॉल्व किए तो हमें y बराबर 11 - 3x प्राप्त हुआ। जब दूसरे समीकरण से किए तो हमें y बराबर 2x - 4 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 और दोनों से जब हम तुलना करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है कि -2x - 3y और -11 - 4। जब इन दोनों का मिलाप होगा तो 1 - 5y बराबर -15 हो जाएगा। x बराबर 15/5, माइनस से माइनस खत्म। ये जो x बराबर 3 प्राप्त हो गया। अब x बराबर 3 जो है हमारा समीकरण 1 में रख देंगे, तो y बराबर 11 - 3x था, तो x की जगह पे 3 रख दिए और गुणा कर दिए, तो जितना आंसर आ गया वो हमारा हो गया। और x बराबर 3 और y बराबर 2 हमें प्राप्त हुआ। तो इसी तरह हमारा जो तुलनात्मक विधि है, तुलनात्मक विधि को हम सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा विलोपन विधि है, इसको सॉल्व करते हैं। अब चौथा नंबर, विलोपन विधि में भी कुछ वर्किंग रूल्स है, कार्यकारी नियम। कार्यकारी नियम को वर्किंग रूल्स बोलते हैं, आप लोगों को पता है ना। कार्यकारी नियम को वर्किंग रूल्स बोलते हैं।
कोई भी काम किया जाता है तो थोड़ा सा ढंग पूर्वक करने से वो बेहतर बनता है। दिखाने के लिए मत पढ़िए। एक बहुत ही अच्छे विद्वान ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वैसा कुछ करने का वर्किंग रूल्स कहते हैं। चलिए इसमें लिखिएगा आप लोग। पहला जो दिया है, इसमें दिए गए दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को समान किया जाता है। माने समान एक साथ एक बराबर ठीक है। दूसरा समझते हैं, समान गुणांकों का चिन्ह भी समान हो तो घटाकर उसका विलोपन किया जाता है। ठीक है, तो घटाकर उसका विलोपन किया जाता है। तीसरा नंबर है इसका रूल। अच्छा, ऐसे हो गया है, इस तरह देंगे। समान गुणांकों का चिन्ह विपरीत हो तो जोड़कर उसको विलोपन किया जाता है। ठीक है। और चौथा जो है हमारा, ऐसा करने से एक चर का मान प्राप्त होता है। ठीक है, उसे किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है। ये चारों कार्यकारी नियम जो हैं, वर्किंग रूल्स, ध्यान देने वाली बात है। दिए गए दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को समान किया जाता है। माने दोनों समीकरण में एक चर जो होगा, चर XYZ, उसको समान करना होगा। दूसरा, समान गुणांकों का चिन्ह भी समान हो तो घटाकर उसका विलोपन किया जाता है। जब दोनों साइज में अगर इन दोनों का चिन्ह यानी प्लस प्लस माइनस माइनस अगर सेम हो तो उसको घटाकर और तब उसका विलोपन विधि से मतलब उसको सवाल को बनाते हैं। तीसरा, समान गुणांकों का चिन्ह विपरीत हो तो जोड़कर उसको विलोपन किया जाता है। अगर उसके गुणांकों का जो चिन्ह है, माने गुणे करने वाले का जो चिन्ह है, वो अगर विपरीत यानी उल्टा हो तो उसको जोड़कर सीधा करके विलोपन किया जाता है। और ऐसा करने से एक चर का मान प्राप्त होता है। उसे किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान
निकाल लिया जाता है। मैंने पहले समीकरण से जो हमें संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को दूसरे समीकरण में रखकर और हमको एक मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी को अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, प्रश्न के माध्यम से। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन है 5x + 7y = 17 एंड दूसरा समीकरण 3x - y = 5। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, हल करेंगे तब 5x + 7y = 17 जो है पहला समीकरण हो गया, और 3x - y = 5 दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण एक को एक से तथा या और समीकरण दो को 7 से गुणा करके जोड़ने पर समझाएंगे आप लोग को। देखिए क्या होता है, समीकरण एक में x है, यानी इसमें हमको गुणा 1 से करने के लिए कहा जा रहा है और इसमें 7 से गुणा करने के लिए कहा जा रहा है। तो करते हैं। तो ये जो है 5x + 7y = 17 एकदम सेम टू सेम ही आएगा, गुणा करेंगे जब 1 से तो। लेकिन जब इसमें 7 से करेंगे तो हमारा जो संख्या है वो अलग प्राप्त होगा। 17 के 21x, फिर इसके बाद माइनस है, माइनस लिखेंगे, 7 एकम 7, 7y = 7 5 क्या होता है 35, और बताया गया है कि जोड़ने पर जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ते हैं हम, तो हमें कितना प्राप्त होगा 52, 7 5 12 के 2 और 3 1 4 1 5, और ये जो प्लस है और ये माइनस है क्या हो जाएगा, ये विभक्त हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा कितना 26x। अब ये जो है 26x = 52, तो हम यहाँ पर x बराबर निकालेंगे, तो 52/26, 26 दूनी क्या होता है, यानी कि x बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। तो x = 2 जब हमें प्राप्त हो गया तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x = 2 रखने पर, ठीक है, जब इसको हम रखेंगे तो 5 गुणे x = 2 प्लस क्या है 7y = 17। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7y इधर ही रह जाएगा और 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 17 माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना 7y = 7। तो इसलिए y = 7/7, 7 बन जाए 7, यानी कि y बराबर कितना हमें प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे अतः x = 2 और y = 1। अब आप लोग बताइए कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा विलोपन विधि को तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमें आप लोग से आशा नहीं बल्कि पूरी विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसको अगर बच्चे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके दिमाग में न उतरेगा, एकदम आराम से बनेगा। एक बार इसको समझ लेते हैं। पहला समीकरण हमारा ये है, दूसरा समीकरण ये है। इसमें थोड़ी सी एक रूल जो नियम है इसका, वो कार्यकारी नियम का जो बताया है लास्ट में, उसके से वजह से हम लोग कुछ चेंज कर दिए हैं। क्या, समीकरण एक से
और समीकरण 2 में 7 से गुणा किए हैं। अब कितने लोगों के मन में ये डाउट होगी कि आखिर 7 ही से गुणा क्यों किए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि किसी एक संख्या को हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो कि प्लस माइनस करने पर वो पूरी तरह से विभक्त हो जाए, कट जाए। तो वैसी संख्या से करने के लिए इसमें 1 लिए, लेकिन इसमें हमको 7 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 11 होता तो यहाँ पर 11 से गुणा करने का हम बाध्य होते। अगर 2 होता यहाँ पर तो 2 से गुणा करने के लिए बाध्य होते। या यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर 2 होता तो समीकरण 1 में अब 2 से गुणा करते। ऐसी परिस्थिति होती है। तो समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 7 से गुणा करके और इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ दिए हैं। दोनों को गुणा किए तो एक 5x + 7 y = 17 और दूसरा में जब गुणा किए 7 से तो 17 के 21x और 7 एकम 7 7y और 7 5 35 प्राप्त हुआ और इन दोनों को जोड़ दिए हैं। तो इसको जोड़े तो 52 प्राप्त हुआ। ये प्लस माइनस है तो कट ही जाएगा। 21 और 5 26 होता है, 26 x = 52 तो x = 52/26 यानी 26 दूनी 52 होता है। तो x = 2 प्राप्त हुआ। अब जब हमें x बराबर पता हो गया तो y बराबर निकालेंगे ही। तो समीकरण 1 में x = 2 रख दिए। समीकरण हमारा ये है, 5 लिख दिए और x का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। तो 5 × 2 अब + 7y = 1 17। एकदम सेम टू सेम यहाँ पर किए हैं। तो 7y को इधर ही छोड़ दिए हैं और 5 दूनी 10, 10 को उधर कर दिए हैं। तो 17 में से 10 घटाए हैं तो 7 बचा है। 7y = 7 तो y = 7/7 यानी कि एक बार में कट गया। हमारा आंसर प्राप्त हुआ x = 2 और y = 1। इसी ट्रिक पे आप लोग विलोपन विधि से कितने भी क्वेश्चन देगा आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब रही बात कि ग्राफीय विधि से सॉल्व कैसे करेंगे, तो ग्राफीय विधि के लिए ग्राफ पे आप लोग को मैं अच्छे से तरीके से समझाऊंगा, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की है। लेकिन फिलहाल इन चारों पांचों जानकारियों को एक साथ एकत्रित कर जान लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सा सवाल कैसे सॉल्व होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नंबर है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इसमें जो है xy b1 y c1 ऐसे कुल समझ कर इसको बनाया जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन समझिएगा तो एकदम सरल और आसान लगेगा आप लोग को। सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा कुछ बातें। a1x + b1y + c1 = 0। a1 पहले समीकरण में x का गुणांक होता है। a1 = पहले समीकरण में x का गुणांक, ठीक है। अब इसी तरह ले लेंगे a2x + b2y + c2 = 0 होता है, जो कि a2 बराबर दूसरे समीकरण में x का गुणांक होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे b1 बराबर पहले समीकरण में y का गुणांक और जो हमारा है b2 बराबर दूसरे समीकरण में y का गुणांक। ठीक है, कार्यकारी नियम से हम पढ़ेंगे। एक और लिख लीजिए यहाँ पर, ये a1 a2 था, ये b1 b2 है
और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए C1 बराबर, और C1 C2 भी पढ़ना जरूरी है ना, पहले समीकरण का अचर है पहले समीकरण अचर कहलाता है और ये दूसरे समीकरण का अचर कहलाता है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में वज्र गुणन विधि में हमको इसी टॉपिक पे पढ़ना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और इसी को आगे बढ़ाते हुए चलना है। कार्यकारी नियम में आप लोग लिखिएगा, वर्किंग रूल में, माने इसके रूल क्या है बनाने के। पहला रूल जो है A1 बाई A2 बराबर या कॉमा B1 बाई B2 तथा C1 बाई C2 निकालते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में। दूसरा जो है, दूसरा समीकरण कह रहा है यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, समझिएगा, तो युगपद समीकरण निकाय का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा। ऐसा समीकरण ऐसा जो समीकरण होता है निकाय आश्रित समीकरण तथा अविरोधी समीकरण निकाय कहलाता है। अविरोधी समीकरण निकाय समीकरण या निकाय कहलाता है। ठीक है, एक बात नोट में लिखना है, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसी स्थिति में युगपत समीकरण निकाय का आलेख संपाती होता है। निकाय का आलेख संपाती होता है। दैट्स राइट। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। इस संख्या को हमको लेकर चलना है, ये संख्या और ये संख्या। इन्हीं संख्याओं को दर्शाने का जो नियम है ये है। आगे भी दो कुछ रूल हैं, वो भी आप लोग लिख लीजिए। हाँ, तो तीसरा जो इसमें का है वो लिखते हैं।
यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। तो युगपत समीकरण जो होता है समीकरण का निकाय का एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा समीकरण निकाय विरोधी समीकरण निकाय कहलाता है। ऐसा समीकरण निकाय विरोधी समीकरण निकाय कहलाता है। इसमें भी एक बात नोट कर लीजिएगा, नोट जो बातें लिखी होती हैं उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ राज छुपी होती है। ऐसी स्थिति में युगपत समीकरण निकाय का आलेख समानांतर होता है। निकाय का आलेख समानांतर होता है। एक और इसमें बचा है, चौथा नंबर रूल लिख लीजिए। यदि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल b1/b2, ये भी समस्या होती है, तो युगपत समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ऐसा समीकरण निकाय अवरोधी समीकरण निकाय कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि आप लोग के क्वेश्चन में आ जाए कि a1 बराबर a2, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, माने ये दोनों बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा कि युगपत समीकरण निकाय का एक भी हल नहीं होगा, इसका कुछ भी हल नहीं निकल पाएगा, और ऐसा समीकरण निकाय विरोधी समीकरण निकाय कहलाने लगता है। अगर वही एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसी स्थिति में युगपत समीकरण निकाय होगा तो उसका आलेख जो है एकदम समानांतर बरोबर होता है, ठीक है। चौथे में करें कि यदि a1/a2 ये 1 है इक्वल नॉट इक्वल b1/b2, माने a1 a2 के बराबर b1/b2 नहीं है, तो युगपत समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। मतलब ऐसा समीकरण निकाय अवरोधी नहीं लिखे हैं हम, अवरोधी समीकरण है, ठीक है, अवरोधी समीकरण कहलाता है। तो आगे अब हम एक इसी पे
लेते हैं उदाहरण और समझते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, इसमें नोट अब आप लोग लिख लीजिए, नोट छूट रहा था। इसका जो नोट कह रहा है, ऐसी स्थिति में युगपज समीकरण युगपत समीकरण निकाय का आलेख प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए सवाल पढ़ने से पहले हम एक चलते हैं फार्मूला की तरफ, जो कि ये फार्मूला जो है इसी वज्र गुणन में आता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन समझना ज़रूरी है। अभी हमने जो 5वां नंबर पढ़ा वो ये था विलोपन विधि। विलोपन विधि नहीं था जी, कौन विधि था ये? वज्र गुणन विधि था। वज्र गुणन विधि में एक विधि ये है, इसको x, y और +1 अब इसमें क्या होता है, ये जो संख्या होती है b1 होती है, ये b2 होती है, ये c1 और ये c2, ये दोनों संख्याएं होती हैं, एक ही पर मत जाइएगा। और ये जो संख्याएं होती हैं a1 और a2, और ये क्या होती है b1 और b2। तो इसको लिखा जाता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, बराबर y बराबर लिखा जाता है c1 a2 माइनस c2 a1। इसके बाद बराबर लिखा जाता है 1/a1 b2 और माइनस a2 और b2 b1 होता है ना, b1। ये जो संख्या है इसको दर्शाने के लिए हम x बराबर लिखते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 और बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और y बराबर जो संख्या हमें प्राप्त होती है c1 c2 माइनस c2 a1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। ये संख्याएं जो हैं हमें प्राप्त होती हैं। इस संख्याएं से हम अब कुछ आगे बढ़ते हैं। यह इस क्वेश्चन का अभिष्ट हल होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। अभिष्ट हल है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने के बाद उसमें समझते हैं कि आखिर ये कैसे सॉल्व होता है। तो आइए चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह है,
ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा x माइनस वाई बराबर a माइनस बी को वज्र गुणन से वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम ax प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये होगा x माइनस वाई माइनस इंटू ए माइनस बी बराबर 0। इस संख्या को हम लेंगे इस संख्या को लेने के बाद हम यहाँ b लिख देंगे, -1 होगा। यहाँ पर जो है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x है, ये y है और प्लस 1 है। इसके बाद यहाँ पर a माइनस बी लिख देंगे। दूसरी संख्या जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर b होगा और यहाँ पर c1 होगा। यानी कि सारा हम जो है लिख दिए। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर x बाई b इंटू ए माइनस बी। पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद आप लोग को समझाएंगे। माइनस इंटू माइनस 1 मझूला कोष्टक माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोष्टक बंद हो गया। बराबर अगर हम y पढ़ लेते हैं अब माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मझोला कोष्टक माइनस ए माइनस बी मझोला कोष्टक और a। ठीक है, और बराबर में एक और संख्या लेंगे -1 बाई माइनस ए माइनस बी। जब हम इस संख्या पे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर y पर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी बराबर +4 नहीं 1 बाई माइनस ए प्लस बी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बाई माइनस ए इंटू बी प्लस ए बराबर y बाई बी इंटू ए प्लस बी बराबर +1 बाई माइनस ए प्लस बी, ये छोटा कोष्टक में। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो चूंकि x बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस ए इंटू ए प्लस बी बटे में माइनस ए प्लस बी बराबर ए। आगे लिखने के लिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। इरेज नहीं करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इतनी ही संख्या में x बराबर हमारा वहाँ पर उतना प्राप्त हुआ और y बराबर जो है हमारा
माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटे में माइनस ए प्लस बी बराबर क्या है, बी है। अतः अब हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया x बराबर a और y बराबर b। यही हमारा आंसर हो गया। यहीं तक हमको सिद्ध करना था। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल दिया हुआ है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस वाई बराबर ए माइनस बी। इसको वज्र गुणन विधि द्वारा बनाना है। तो ये ax प्लस बी वाई बराबर ये जो है संख्या एक ले लेते हैं क्योंकि ये कॉमा से इधर है, और दूसरी संख्या x माइनस वाई, और उस संख्या को जब इधर करेंगे तो माइनस ए माइनस बी बराबर 0। अब इस संख्या पे हम दर्शाएंगे a1 b1 जैसे आप लोगों को समझाया था ना, a1 b2 c1 c2 ऐसे कुछ करके उसी के आधार पे हमको सजा देना है क्रम बाई क्रम। जब इतना हम सजाएंगे तो हमें x बराबर प्राप्त होगा b इंटू ए माइनस बी, अब माइनस इंटू माइनस 1 और मझोला कोष्टक में यहाँ पर ये मझोला कोष्टक बंद, ये प्राप्त होगा। और y में जब करेंगे हम, यानी कि इस y से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस जो है यहाँ पर ये संख्या प्राप्त होगी माइनस इंटू ए माइनस बी प्राप्त होगा, और ए को बाहर कर दिया है। और 1 में जो करेंगे हमारा सिर्फ यहाँ पर माइनस ए माइनस बी प्राप्त होगा। जब हम x बटे में माइनस ए बी यानी कि इस संख्या को करेंगे, b और ए बी को करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो a माइनस ए बी, ये जो है माइनस a माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसमें करेंगे तो a भी होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a और b में गुणा करेंगे तो a भी होगा, माइनस का जनसंख्या होगा, प्लस क्यों b हो गया, क्योंकि b में और b में गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिख दिया, और b में गुणा करते हैं तो b स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो प्लस 1 को उस तरह रुक रहने देते हैं, a स्क्वायर और प्लस b होता है। तो a स्क्वायर जो प्लस b है, a स्क्वायर प्लस b y पे है, x पे है, मझोला कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हमारा जो संख्या है ये प्राप्त हुआ, और y बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी ए है, और ये हमारा यहाँ पर संख्या प्राप्त हुआ। जब इसको x बराबर निकाले, यहाँ तक तो समझाए थे, y बराबर समझिए, तो ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस क्या होता है, यानी कि ये जो है संख्या है सेम टू सेम है, और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लिखे हैं, और ये जो संख्या है ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सेम टू सेम लिखे हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस लिख दिए हैं। ये ए में और ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए में और बी में गुणा करेंगे तो ए बी प्राप्त होगा, और प्लस 1 है तो ये माइनस और जो संख्या है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 1 पे दर्शाएंगे इसको, और माइनस इंटू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये भी प्लस हो गया। किसी में गुणा थोड़े करना है, सिर्फ माइनस माइनस में इसमें गुणा करना था, तो माइनस माइनस में किए तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हुआ। अब x बटे में हमें क्या प्राप्त हुआ, ये इंटू अगर हम इसको कर लेते हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है कि ये इंटू ए प्लस बी के स्क्वायर पे होता है ये सवाल। तो ये हमारा जो संख्या है एक प्राप्त हुआ, y बराबर सेम टू सेम उसी तरह b इंटू ए प्लस बी प्राप्त हुआ। इसके बाद प्लस 1 का एक सेम टू सेम है, सेम टू सेम लिख दिए। x बराबर हमारा जो संख्या इसमें गुणा किए तो हमको ये x बराबर a माइनस बी ए, और बटे में कितने से हम इसमें भाग दिए, माइनस ए प्लस बी से, तो हमें a प्राप्त हुआ। यानी कि है इससे और ये समाप्त हो जाएगा, इससे और ये समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ a। तो x बराबर हमें a प्राप्त हो गया, और y बराबर माइनस बी ए बी और a माइनस ए बी, तो ये समाप्त, ये समाप्त, तो बचा y बराबर क्या, b, यानी x बराबर a और y बराबर b। तो इस तरह हमारा जो संख्या है इसमें का ये प्राप्त हो गया। तो हमने जो है
आज उन पांचों के बारे में जानकारी ले ली, उन पांचों समीकरणों के बारे में हमने पढ़ लिया जो हमें इस पूरे अध्याय में क्रम बाई क्रम पढ़ना था। जैसे कि क्या, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे? आलेखी विधि। फिर दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा तुलनात्मक विधि, चौथा विलोपन और पांचवा वज्रगुणन विधि। इन सारे लोगों का नाम मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को लिखवा चुका हूँ, हिंदी में भी लिखवा चुका हूँ। इन सारे विधियों पर एक एक सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। जब ये आप लोगों को अगर अच्छे समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर आप यूज़ करके शुरू से अंत तक देखिए। और इसके पिछले अध्याय में भी, इसके जो पीछे का जो वीडियो है उस वीडियो में भी इसके प्रति कुछ बातें लिखवाई गई हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में, तो वो वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे वाले वीडियो को, भाग 1 को देखना ना भूलें, और भाग 1 देखेंगे तभी भाग 2 समझ में आएगा। आज के लिए इस क्लास को बस इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एकदम अध्याय को लेकर प्रश्नावली 3.1 और बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और तब बढ़ते हुए सिलेबस को पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड डे।